हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था जो मौर्य प्रशासन था उसके बारे में पढ़ा था, और उसमें अपन ने जो चंद्रगुप्त मौर्य था और बिंदुसार था दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अशोक के बारे में। इसके बाद भी कई शासक हुए, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हुए। उनका जो साम्राज्य काल था वो काफ़ी कम रहा, तो इस वजह से इसके बारे में अपन सबसे ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद आगे वाले जो शासक हैं उनके बारे में अपने को जानकारी काफ़ी कम मिलती है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए इसको अंत तक देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसमें अपन अशोक के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, अपन अशोक बिंदुसार के वक्त भी एक साक्ष्य मिला था अपने को कि इसने राजा बनने से पहले ही बिंदुसार ने इसको तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था, उसको शांत करने के लिए अशोक को भेजा था। दूसरी बात ये थी कि ये जो जैन अनुश्रुति है उसके अनुसार ये अपने को साक्ष्य मिलता है कि जो बिंदुसार था उसकी इच्छा के विरुद्ध जो अशोक था वो राजा बना था। उसके बाद देखो, मास्की और गुजरा जो अभिलेख हैं उनके अंदर इसका जो नाम है वो क्या मिलता है अपने को, अशोक मिलता है। मास्की और गुजरा अभिलेख के अंदर इसका नाम क्या मिलता है अपने को, अशोक मिलता है। उसके बाद इसने उपाधि धारण की, दो उपाधि, एक तो क्या थी, देवनामपीय, एक तो इसने देवनामपीय और दूसरी देवनामपीय दसी उपाधि धारण की थी। मतलब इसने दो उपाधियां धारण की थी अशोक ने, एक तो क्या थी, देवनामपीय और एक देवनामपीय दसी। उसके बाद विदिशा की जो राजकुमारी थी उसके साथ इनका विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा दोनों का जन्म हुआ था, और इन दोनों को इसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। मतलब विदिशा की जो राजकुमारी थी उससे एक पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ, और इन दोनों को इसने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और अभिलेखों में इसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखो, इसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर और खोतान दोनों को जीत लिया था, और 8वें वर्ष जो कलिंग था, कलिंग पर इसने आक्रमण किया। कलिंग का राजा उस समय कौन था, नंदराज उसका राजा था, और इसने क्या किया कि कलिंग पर आक्रमण करके और कलिंग को जीत लिया। उस समय बताते हैं कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इस वजह से इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसने जब युद्ध मैदान में जाके देखा तो काफी ज्यादा संख्या में लोग मरे पड़े थे। इस वजह से इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। भेरी घोष का मतलब होता है कि युद्ध करना, और उसके बाद इसने क्या किया, धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष का मतलब होता है अपने नैतिक जो जीवन है या नैतिक आदर्श है उनको अपनाना। उसके बाद देखो, उस समय कलिंग की राजधानी, इसने कलिंग को जीत तो लिया था, उसकी राजधानी धौली और तौसाली इसने स्थापित कर ली। उसके बाद जो उपगुप्त था उनके प्रभाव में आके उन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। देखो, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म अपना लिया था, और जो बिंदुसार था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था, और जो ये अपना अशोक है ये कौन से धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म का। उसके बाद देखो, कलहण की एक राजतरंगिणी पुस्तक है, उसके अनुसार ये जो अशोक है अपना, ये शिव का उपासक मानते हैं। तो इस तरह से अपने पास ये हो गया अशोक। और इसके बाद देखो, इसके अंदर इसने क्या किया था, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो बोध गया है वहां की यात्रा की। 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी कपिलवस्तु की यात्रा की। एक अभिलेख मिलता है अपने को रूमनदेई, इसके अंदर इसने जो भूमिकर था इसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। मतलब पहले जो भूमिकर था वो 1/6 लिया जाता
जाता था, और इसके बाद इसने क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था। और जो कुछ इसके जो राज्याभिषेक से संबंधित कुछ लघु शिलालेख मिले हैं, इनमें इनका नाम क्या मिला है, बुद्ध शाक्य। इस तरह से ये अशोक कंप्लीट हुआ। और इसके बाद इसके जो धम्म है, धम्म यात्रा है, धम्म महामात्र है और अभिलेख है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं धम्म की। धम्म अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि धम्म क्या होता है, जो अपना नैतिक आदर्शों की पालना करना या फिर मनुष्य के जीवन में जो नैतिक आदर्श है उनकी उन्नति हेतु कार्य करना। मतलब कि लोगों की भलाई से संबंधित करना, काम करना, किसी की जान नहीं लेना, किसी का बुरा नहीं चाहना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, धम्म के अंतर्गत आते हैं। मतलब नैतिक आदर्श से जो है मनुष्य की, उनसे संबंधित पालना करना क्या कहलाता है, अपना धम्म कहलाता है। कि मतलब किसी का भी बुरा नहीं करना, हर एक क्षेत्र में अच्छाई करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना और किसी का बुरा नहीं चाहना। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, धम्म के अंदर। और ये जो अभिलेख मिले हैं, दूसरा और सातवां अभिलेख, तो इसके अंदर धम्म की परिभाषा के बारे में चर्चा होती है। इसके बारे में अपने को उल्लेख मिले हैं दूसरे और सातवें अभिलेख में कि धम्म की परिभाषा कि नैतिक आदर्शों का पालन करना ही क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। उसके बाद देखो, तीसरा जो अभिलेख मिला है उसके अंदर इसके बारे में चर्चा मिलती है कि अल्प व्यय और अल्प संग्रह। मतलब इंसान को कम से कम तो इकट्ठा करना चाहिए और कम से कम खर्च करना चाहिए। मतलब ज़्यादा अगर अपन संग्रह करेंगे, किसी जो गरीब आदमी है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा करने लग जाएंगे तो मार्केट में कोई भी वस्तु है उसकी प्राइस बढ़ेगी, इस वजह से लोगों को नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है अल्प व्यय, मतलब अपने को कम से कम खर्च करना चाहिए। ज़्यादा खर्च करेंगे तो शायद जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद देखो, जो पहला अभिलेख है उसके अंदर इसने यज्ञ के दौरान जो पशु वध किया जाता था, मतलब कोई भी जो यज्ञ होता था तो उसके अंदर जो पशु वध किया जाता था, तो इस पे इसने रोक लगा दी थी कि पहले अभिलेख के अनुसार कि यज्ञ के दौरान कोई भी पशु वध नहीं करेगा। तो ये तो था अपना धम्म। उसके बाद बात करते हैं अपन धम्म यात्रा। अब धम्म यात्रा का मतलब क्या हो गया कि धम्म के लिए की जाने वाली यात्रा, मतलब नैतिक आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए की जाने वाली यात्रा क्या कहलाती है, अपनी धम्म यात्रा। तो इसने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे। एक तो क्या था अपने पास, प्रादेशिक, दूसरा था अपने पास युक्तक और तीसरा था राजुक। युक्तक और राजुक, ये 3 अधिकारी इसने नियुक्त किए थे किसके लिए, धम्म यात्रा के लिए। और जो प्रति 5 वर्ष से धम्म यात्रा के लिए निकलते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद देखो अपने पास क्या था, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र ये इसने क्या किए थे, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष नियुक्त किए थे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी इसने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। और इनका जो मुख्य काम क्या था, वो क्या था, कल्याणकारी कार्य करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। दूसरा, जो धम्म यात्राएं थी वो करना। उसके अलावा कोई भी जो कैद में है, जो कैदी होते थे, उनकी जो सजाएं हैं उनको कम करवाना या फिर इनको माफ़ करवाना, या फिर जो कैदी होते थे उनके घर परिवार वालों को जो राहत सामग्री थी या जो राशन सामग्री थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाना, ये काम किसका होता था, धम्म महामात्र का होता था। उसके बाद अपन बात करें अभिलेख की। अभिलेख थे तो इसके अभिलेख मिले हैं 4 भाषाओं के अंदर, 4 लिपियों के अंदर, सॉरी। पहली थी अपने पास ब्राह्मी, एक थी अपनी ख्रोष्टी और अरेमाइक और ग्रीक। तो ये 4 लिपियों के अंदर इसके अभिलेख मिले हैं। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो किसके अंदर मिले हैं, ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हैं। अब देखो, इसको जो अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है वो एक राजा था दारा, जिसका दूसरा नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम एक राजा था, तो उससे इसको प्रेरणा मिली और इससे इसने प्रेरणा लेके क्या किया, अभिलेख लिखवाने शुरू कर दिए। अभिलेख का मतलब होता है कि कोई मतलब
पत्थर का टुकड़ा है और उस पे इसने खुदवा दिया, अपने जो कार्य थे या फिर अपनी जो शिक्षाएं थी उनको पत्थरों पे खुदवा दिया, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने अभिलेख कहलाते हैं। उसके बाद इसने इससे प्रेरणा ली और अभिलेख शुरू करवा दिए। उसके बाद देखो एक दिल्ली से टोपरा एक जगह है, टोपरा से एक दिल्ली लाया गया एक अभिलेख शिलालेख, तो उसमें इसके 7 लेख लिखे हुए मिलते हैं। कई बार अपन पढ़ते हैं कि जो अपने अशोक है उसके 14 शिलालेख मिले हैं। 14 शिलालेख का मतलब ये नहीं है कि एक शिला है और उस पे 14 लेख लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसके 8 जगह पे लेख मिले हैं और उसमें 14 बातें बताई गई है। मतलब 8 जगह पे तो शिलाएं मिली हैं और उन पे एक शिला पे 14 बातें लिखी हुई है। 2 जगह ऐसी है जहां पे 13 ही मिले। मतलब बाकी जो 6 जो शिलालेख हैं उन पे 14 मिली है और 2 जगह कितने मिले हैं, 13 बातें लिखी हुई मिली है। उसके बाद देखो जो दूसरा और तीसरा अभिलेख है उसके अंदर एक यवन का राजा था, एंटियोकस सेकंड, तो उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। जो दूसरा और तीसरा अभिलेख है उसके अंदर यवन राजा है एंटियोकस द्वितीय, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखो कि एक तामपर्णी जगह है श्रीलंका में, तो वहां का जो राजा था इसने भी इससे प्रभावित होके और जो देवनामपीय की उपाधि धारण की थी। मतलब अशोक ने 2 उपाधियां धारण की थी, एक देवनामपीय और एक देवनामपीय दसी। तो ये जो तामपर्णी का राजा था श्रीलंका का, तो इसने भी क्या की थी, देवनामपीय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखो कि ये जो ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक 4 लिपियों में इसने अभिलेख लिखे तो सही, लेकिन इनको पढ़ना काफी दिनों बाद शुरू किया था। देखो 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा और इसके जो अभिलेख मिले हैं इनको काफी वर्षों बाद 1837 में सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। मतलब इस तरह से सबसे पहली जो पढ़ने में सफलता मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 के अंदर। तो इस तरह से ये अपना अशोक का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखो जो अशोक के बाद जो राजा है, सबसे पहले एक राजा था कुणाल। ये अंधा था, मतलब कुणाल जो राजा था वो अंधा था और इसके 2 पुत्र थे। उसमें एक का नाम था संप्रति, तो इसने सबसे पहले राज्य किया था। उसके बाद जो दूसरा राजा था उसने भी क्या किया था, शासन किया था। और इसका जो संप्रति है, इसके बाद जो दूसरा राजा जिसने शासन किया था तो उसने क्या किया था, जो आजीवक नहीं थे, जो अपन बात कर रहे थे किसके समय, बिंदुसार के समय, कि बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपनाया था। तो ये जो धर्म था इसके लिए इसने 4 गुफाएं दान की थी। उसके बाद देखो जो अंतिम राजा था वृहदत्त अंतिम राजा था और इसको मार के 185 ईसा पूर्व में इसका जो एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग इसका एक सेनापति था। तो इसने इसको मारकर वृहदत्त को, अंतिम मौर्य सम्राट को, और शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम जो राजा था वृहदत्त, इसको 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मारकर और शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। तो देखो ये अपना क्या हो गया, मौर्य काल। और अब अपन बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। हाँ, तो दोस्तों अपन मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। तो मौर्य प्रशासन था वो
4 भागों में डिवाइड था अपने पास। एक तो था अपने पास केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन। उसके बाद थी अपनी न्याय व्यवस्था। तो इसको अपने अलग अलग भागों में डिवाइड करके और आसानी से चर्चा करते हैं। तो देखो अपने पास केंद्रीय प्रशासन था, ये 18 विभागों में डिवाइड था और इन 18 विभागों को किस नाम से जानते थे? तीर्थ के नाम से। और तीर्थ का जो अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी, वो क्या कहलाता था? अपना महामात्र कहलाता था। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण तीर्थ थे अपने पास 4, एक तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ थे। अब अपने पास केंद्रीय प्रशासन था, वो 2 भागों में डिवाइड था, एक तो समाहर्ता और एक सन्निधाता। समाहर्ता जो होता था उसमें उसका काम होता था एक तो राजस्व एकत्रित करना, दूसरा आय व्यय का लेखा जोखा रखना और तीसरा था अपने पास बजट तैयार करना। तो ये मुख्य कार्य था अपना समाहर्ता का। उसके बाद सन्निधाता, सन्निधाता होता था कोषाध्यक्ष, किसी भी कोष का अध्यक्ष। तो इसका मुख्य कार्य होता था एक तो कोष गृह बनवाना और एक अन्नागार। कोष गृह मतलब जहाँ पे अपन पैसा वगैरह इकट्ठा रख के, अन्नागार जहाँ पे अपन अनाज वगैरह इकट्ठा रख के, तो इनका निर्माण करना था। उसके बाद देखो अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी चाणक्य, तो उसके अनुसार तो 26 विभागों का उल्लेख मिलता है। उसमें कुछ विभाग थे, एक तो शीताध्यक्ष होता था, शीताध्यक्ष जो कृषि के से संबंधित काम करता था। पर्णाध्यक्ष था, वो व्यापार से संबंधित कार्य करता था। सूत्राध्यक्ष था, ये कताई बुनाई कपड़े से संबंधित जो काम होता था वो करता था। लोणाध्यक्ष था, वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। उसके बाद देखो विविताध्यक्ष जो चारागाह भूमि होती थी उसका अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करने वाला अध्यक्ष होता था। आठविक था, वो वन विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इस तरह से कुछ और भी विभाग थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास, ये सारे क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो प्रांतीय प्रशासन, प्रांत जैसे आजकल अपने राज्य होते हैं राज्य के अनुसार, तो उस समय 5 प्रांतों में विभाग था। एक तो था अपने पास उत्तरापथ, उत्तरापथ जो तक्षशिला का क्षेत्र था। उसके बाद दूसरा था अपना अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र जो उज्जैनी का क्षेत्र था। तीसरा था अपने पास कलिंग, कलिंग जिसकी राजधानी थी अपने पास तौसली, अपन ने पीछे पढ़ लिया। उसके बाद दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। उसके बाद मध्य देश था, मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस तरह से ये 5 प्रांतों के अंदर विभाजित था मौर्य प्रशासन। उसके बाद देखो जो प्रांत का मुख्य शासक होता था वो क्या कहलाता था? अपने पास कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। अब देखो प्रांत से छोटी इकाई होती थी वो विषय होती थी। विषय का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? विषयपति। उसके बाद देखो जिला होता था, जिले का अधिकारी होता था वो स्थानिक होता था। उसके बाद सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी गोप। और गोप जो 10 गांवों का जो संगठन होता था उसको क्या कहते थे? अपन गोप कहते थे। ये जो तीनों थे विषय, जिला और गोप, तो इन तीनों की जो देखरेख का काम करने वाला अधिकारी होता था वो प्रदेष्टि होता था। उसके बाद देखो नगर प्रशासन, नगर प्रशासन इसमें मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्य होते थे और 30 सदस्यों की 6 समितियां बनाई हुई थी। मतलब एक समिति के अंदर कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो पहले जो एक समिति थी उसके अंदर जो 5 सदस्य होते थे वो उद्योग और शिल्पों की देखरेख करता था, उनके देखरेख से संबंधित कार्य करते थे, उनका निरीक्षण का काम करते थे। दूसरा था वो 5 सदस्यों की जो समिति थी उसमें विदेशियों की देखरेख करने का काम करते थे। तीसरा था वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म मरण से संबंधित लेखा जोखा रखते थे। चौथा था व्यापार और वाणिज्य से संबंधित लेखा जोखा रखते थे। पांचवा था अपने पास वस्तुओं के विक्रय से संबंधित, मतलब वस्तुएं अपन कितनी विक्रय कर रहे हैं उनका लेखा जोखा रखने का काम करते थे। और छठे जो थे विक्रय का 10वां भाग कर के रूप में वसूल करने का काम करते थे। इस तरह से 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इनके ये कार्य डिवाइड होते थे। उसके बाद देखो सैन्य प्रशासन, सेना से संबंधित, तो इसमें भी क्या था? इसी की तरह 6 समितियां थी और प्रत्येक में कितने सदस्य होते थे? 5-5 सदस्य होते थे। तो ये क्या करते थे? पूरी 6 समितियां और जो सेना के 5 विभाग हैं उनकी देखरेख का काम करती थी। पहली तो थी अपने पास पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी की जो सेना थी, रथ सेना और नौसेना। तो ये 5 तरह की सेनाएं होती थी और इनकी देखरेख का काम करते थे। वो क्या कहलाते थे? ये 6 समितियों वाले लोग थे, ये क्या करते थे? इनकी देखरेख का काम करते थे। और इनका जो अधिकारी होता था, सेना की देखरेख करने वाला जो मुख्य अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। और इसमें अपन ने पीछे पढ़ भी लिया है
चंद्रगुप्त के पास काफ़ी संख्या में सेना थी। तो सबसे ज़्यादा उसके पास कितनी सेना थी? पैदल सेना थी वो कितनी थी? 6 लाख थी। अश्व सेना थी वो 50,000 थी। हाथी सेना थी वो 9,000 थी। और रथ थे उसके पास कितने थे? 800 थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मजबूत सैन्य प्रशासन था। उसके बाद देखो न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई भी मुकदमा हो जाए या कोई भी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो तो उसके निपटारे के लिए न्याय व्यवस्था भी थी। तो सर्वोच्च जो न्याय अधिकारी होता था वो सम्राट होता था। राजा जो होता था वो सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता था। और मुख्य जो इसका न्यायालय था वो कहाँ था? पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। तो इस तरह से अपने पास ये जो मुख्य न्यायालय था इसी में ही सम्राट अपना निर्णय देता था। बाकी के जो न्यायालय थे, छोटे मोटे जो न्यायालय थे, वो 2 विभागों में डिवाइड थे। एक विभाग था अपने पास धर्मस्थलीय, इसको क्या कहते थे? अपन दीवानी न्यायालय भी कहते थे। अब इसमें जो निर्णय देने वाले अधिकारी होते थे वो 3 होते थे। मतलब 3 तो धर्मस्थ होते थे, 3 अमात्य होते थे और 3 व्यावहारिक होते थे। मतलब ये पूरे निर्णय देने वाले 9 अधिकारी होते थे और ये अपना निर्णय सुनाते थे। दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। मतलब इसमें कौन कौन से मामले आते थे? अपने लूट के, चोरी के, डकैती के, और उसके बाद कुवचन के, मानहानि के और मारपीट के। तो ये जो लूट, चोरी और डकैती के जो मामले होते थे इनको साहस कहा जाता था तीनों को। और जो अपने कुवचन, मानहानि और मारपीट के जो मामले होते थे इनको दंड पारुष्य कहा जाता था। उसके बाद देखो दूसरा जो अपना था, दूसरा भाग, एक भाग तो हो गया अपने पास धर्मस्थलीय, दूसरा था अपने पास कंटक शोधक। इसको अपन क्या कहते थे? फौजदारी न्यायालय भी कहते थे। तो इसमें निर्णय करने वाले कौन कौन होते थे? 3 प्रदेष्टि और 3 जो अमात्य होते थे वो होते थे। ये भी क्या करते थे? अपना निर्णय देते थे। और इनमें मुख्य जो नगर न्यायाधीश होता था वो क्या कहलाता था? व्यावहारिक महामंत्र। और जो जनपद न्यायाधीश होता था वो क्या कहलाता था? राजयुक्त कहलाता था। और चाणक्य के अनुसार जो कानून है उसके 4 अंग होते थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो इस तरह से अपने क्या हो गया? ये मौर्य प्रशासन। उसके बाद देखो अपन बात करें कि मौर्यकालीन समाज, तो मौर्यकालीन जो समाज था उसके अंदर कौटिल्य और जो अपना था मेगस्थनीज, तो इन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके अनुसार जो मेगस्थनीज था उसके अनुसार तो 7 भागों में विभाजित था अपना समाज। और जो कौटिल्य था उसके अनुसार 4 भागों में 4 वर्ण थे। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी जातियां और थी। और इस तरह से जो अपनी जो मौर्यकालीन जो समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी। और ये जरूर था कि उनको पुनर्विवाह और नियोग प्रथा की अनुमति थी। नियोग प्रथा, पुनर्विवाह तो सभी जानते हैं कि दोबारा से शादी करना, पुनर्विवाह दोबारा से शादी करना। एक होती थी अपनी नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि किसी भी महिला के अगर बच्चा उत्पन्न नहीं होता है तो वो क्या कर सकती है? अपने पति के छोटे भाई से या फिर किसी दूसरे से शादी कर सकती है। या फिर कई बार क्या होता है कि कई महिलाओं के पति विदेश चले जाते थे, वो काफी लंबे समय तक वापस नहीं आते थे, तो उसको दोबारा से शादी करने की अनुमति थी। ये क्या कहलाती है? थी अपनी नियोग प्रथा। तो इस तरह से देखो अपना पूरा मौर्य प्रशासन कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 वीडियो अपन ने पहले भी बनाए हुए हैं और उनके बारे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और अपन इसी तरह के और वीडियो बनाते रहेंगे।